Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. राधे 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 जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण आ जाओ सभी आ जाओ शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण टॉपिक काफी लंबा है काफी लंबा टॉपिक ये रहने वाला है बस अच्छी बात इसकी ये रहेगी न्यूमेरिकल है पूरे तरीके से न्यूमेरिकल है कोई भी थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे जो भी देखने को मिलेगा वो सिर्फ सवाल और सिर्फ सवाल और सवाल में भी सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल बस इस अवकल समीकरण को सॉल्व करो इस अवकल समीकरण को सॉल्व करो इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा मोटा मोटी एक ही सवाल दिखता है अवकल समीकरण और उसका हल ये अवकल समीकरण इसका हल क्या होगा इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा ज्यादातर सवाल की यही थीम यही होगी अवकल समीकरण वाली जगह पे कुछ बार बार बदलता रहेगा और जो ऑप्शंस है उनमें आंसर बदलते रहेंगे बाकी एक ही बात होगी अवकल समीकरण को हल करिए अवकल समीकरण को हल करिए ढेरों ढेरों प्रकार के अवकल समीकरण हमारे पास होंगी सही से पहचानना होगा कि कौन सी अवकल समीकरण है और कौन सी अवकल समीकरण में कौन सा तरीका काम करेगा और उससे हल आएगा यही टाइप की सवाल इसमें मिलने वाले तो एक सिंप्लिसिटी है सवालों में ऐसा नहीं है कि बहुत विविधता है वैसी विविधता नहीं है जैसे अगर अभी हम और बाकी टॉपिकों की बात करें तो उनमें काफी सारे चेंजेस होते हैं छोटी छोटी चीजें होती है कहीं उच्चक पूछ रहा है कहीं निम्नक पूछ रहा है कहीं कुछ पूछ रहा है कहीं विवर्त समुच्चय पूछ रहा है कहीं सवर्त समुच्चय पूछ रहा है तो इतना सारी विविधता इसके अंदर नहीं है इसके अंदर अवकल समीकरण है बस उनके प्रकार बहुत सारे हैं अवकल समीकरण के प्रकार है आपको अवकल समीकरण एक बार ये पूरा का पूरा ढांचा समझ में आ जाता है कि अवकल समीकरण का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है तो आप इजीली उसको पकड़ पाएंगे कि भी कौन सा तरीका कौन से सवाल के लिए काम करेगा और बस फिर कल्याण ही कल्याण है तो एग्जैक्टली इस के बारे में बता पाना भी ये भी मुश्किल हो जाता है कि कितने सवाल डालेगा क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ही नहीं अगर हम सोच के देखें कि ये जरूरी भी नहीं होता कि पैटर्न फिक्स करके दे है ना पैटर्न फिक्स करके दे तो आपको पैटर्न फिक्स करके वो लोग नहीं देते हैं और ये दे देंगे तो एक्चुअली वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगा आपका पेपर आपका जो पेपर है वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगा और फिर एक गलत फायदा उठाने लग जाएंगे लोग तो जरूरी भी है कि पेपर प्रिडिक्टेबल ना हो मतलब ऐसा पता ना लग जाए कि अच्छा ये अवकल समीकरण के तो 5 आएंगे है ना अवकल समीकरण के 5 आएंगे एलपीपी के 2 आएंगे सीक्वेंस के 3 आएंगे तो फिर वो मतलब नहीं बनता फिर बच्चे उस हिसाब से जैसे आप बताएंगे उस हिसाब से पढ़ने शुरू कर देंगे तो ये थोड़ा गलत सा हो जाएगा तो जरूरी ये है कि बहुत विविधता रहनी चाहिए कभी किसी टॉपिक से 7 सवाल दे रहे हो कभी आप 2 ही दे रहे हो ताकि कोई ऐसे रट्टा नहीं मार सके कोई ऐसे ज्यादा प्रिडिक्ट ना कर सके पेपर को तो ये बहुत अच्छी चीज है तो यही चीज डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पेपर आएगा सवाल बनेगा डेफिनेटली इसमें से सवाल बनेगा सवाल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता सवाल ना बने ऐसा नहीं हो सकता कितने बनेंगे इसको लाइन खींचना मुश्किल है मिनिमम अगर बात करें न्यूनतम की बात कर सकते हैं और अधिकतम की बात कर सकते हैं जैसे तापमान है तापमान को आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना रहेगा आप मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का बताते हैं कि भाई आज आज का जो दिन होगा वो लगभग 28 से लेकर 45 के बीच का रहेगा या 28 से लेकर 30-40 के बीच का रहेगा तो वैसे ही आप मिनिमम से मैक्सिमम की एक रेंज खींच सकते हैं तो मिनिमम यहाँ से लगभग लगभग लगता है कि कुछ भी करे कम से कम 2 सवाल तो उसको डालने ही पड़ेंगे कम से कम 2 तो पक्के आएंगे ऊपर का जो पैमाना है वो 7 या 8 तक जा सकता है कि 7-8 सवाल भी डाल दे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है टॉपिक बहुत बड़ा सवालों की कमी नहीं है कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर बार अगर अलग अलग सवाल भी बनाते हो तो आप 15 सवाल बना सकते हो इतना बड़ा क्योंकि किताब शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ सिलेबस में है शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ सिलेबस में है तो और विविधता भी बहुत सारी है बहुत से प्रकार के सवाल है तो आप आराम से चाहे 15 सवाल डाल दो कोई दिक्कत नहीं आएगी सबके सब अलग 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 बन जाएंगे तो
सवालों की कमी नहीं है, विविधता की कमी नहीं है। इसलिए अगला बनाना चाहे तो खूब सारे सवाल भी डाल सकता है। लेकिन वही है कि सारे तो वो भी नहीं डाल सकता। तो ये है कि एक लाइन खींचे मिनिमम और मैक्सिमम की, तो 2 से लेकर 7-8 के आसपास का रहेगा। इतने में कितने भी वो डाल सकता है। तो यही लगभग पुराने सालों में भी रहा हुआ है। तो पहले तो इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका सिलेबस। पहले इसका सिलेबस समझ लीजिए, क्योंकि सिलेबस जब लंबे होते हैं ना, एक तो होता है छोटा टॉपिक, जैसे बीटा गामा पढ़ रहे हैं, तो बीटा गामा पढ़ रहे हैं, बस इतना ही पढ़ना है आपको। लेकिन कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें सिलेबस, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, नाम है, ये पूरे का पूरा एक बुक है ना? पूरी की पूरी एक बुक है जिसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। तो कितना-कितना पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, ये आपको पता चल जाए, तय हो जाए कि भई हम ये चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं और इसमें ये चीज़ें शामिल है। ये चीज़ें शामिल है। आप लोगों को थोड़ा-सा एक आइडिया हो जाए। अभी मैं कुछ टर्म्स का यूज़ करूँगा जिन शब्दों का, वो शायद थोड़े से मुश्किल होंगे, क्योंकि अभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी शब्द अभी मैं आज को बोल रहा हूँ, आज आपको समझ में आए या ना आए, जैसे-जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जो-जो वर्ड मैंने अभी बोलूँगा, जितने भी शब्द अजीब लगेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो अजीब लगने ही है। लेकिन जैसे-जैसे आप इन टॉपिकों को पढ़ेंगे, आपको ये सारे शब्द क्लियर होते जाएँगे कि क्या था। और फिर आपका ये जो पहला लेक्चर है, आज चाहे उतना सार्थक हो या ना हो, लेकिन जब तक ये टॉपिक पूरा होगा, तब तक ये लेक्चर बहुत सार्थक हो चुका होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि भई ये हमने पढ़ा था और यही टारगेट करके चले थे कि इतना-इतना हमें पढ़ना है। तो आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खासकर जो बहुत बड़े टॉपिक हैं, सिलेबस डिस्कस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भई क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और कितना-कितना पढ़ने वाले हैं। ठीक है? चलो, आ जाओ। तो सबसे पहली बात जो हम कवर करेंगे, जो बेसिकली नॉर्मली हम कवर करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हम जो-जो कवर करने वाले हैं। वैसे तो कवर में लगभग-लगभग सब कुछ ही आएगा। सब कुछ ही आएगा, छोड़ तो वैसे भी नहीं सकते। तो लेकिन मोटा-मोटी जो शुरुआत हम करेंगे, वो शुरू करेंगे कि पहली बात तो कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं? ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को क्यों पढ़ें? मान लीजिए आप में से कोई ऐसा है जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा नहीं देना चाहता, जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता कोई, लेकिन मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ़ पढ़ना चाहता है, ऐसे तो मिल जाएँगे, ऐसे तो काफ़ी मिल जाएँगे। सेकंड ग्रेड उनका उद्देश्य है, लेकिन सिर्फ़ सेकंड ग्रेड तक वो सीमित नहीं है, वो सही में जानना भी चाहते हैं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। तो है ना? तो ये उन लोगों के लिए कि भई हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्यों पढ़ें? एक तो करेक्ट था, वो सीधा-सीधा वही है कि मैं सेकंड ग्रेड का पेपर दूँगा, वहाँ 2 से लेके 7 तक कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो एक तो हो गया आपका ये व्यक्तिगत कारण। एक होता है कि डिफरेंशियल, चलो ये तो आरपीएससी के लिए सही है, लेकिन अगर कोई ऐसे देश में पढ़ता है जहाँ पे सेकंड ग्रेड नहीं होती, तो वहाँ पे भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जा रहा होगा। पूरी दुनिया में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जा रहा है, वहाँ पे आरपीएससी नहीं है, वहाँ पे वर्ग 1 नहीं है, वहाँ टीजीटी, पीजीटी नहीं है, तो वहाँ पे भी तो लोग पढ़ते होंगे, तो कोई इसका मतलब कोई ग्लोबल कारण है इसका। तो क्या ग्लोबल कारण है, वो कौन से बड़े कारण है जिसके कारण हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं? क्यों पढ़ने वाले हैं? नंबर 1। नंबर 2, खुद डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? वो क्या रिप्रेज़ेंट करती है? किसको समझाती है? किसको बताती है? किसको बताती है? ये कुछ चीज़ें, शुरुआती चीज़ें आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकती। इस सिलेबस में कौन पूछेगा कि अवकल समीकरण क्यों पढ़ते हैं? या अवकल समीकरण क्या होती है? तो ये तो मोटा-मोटी नहीं है। उसके बाद शुरू होता है हमारा सिलेबस का हिस्सा, जिसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की है? जो कितने प्रकार के हैं, इनको ध्यान रखना होगा हमें कि इस टाइप के सवाल को ऐसे हल करेंगे, इस टाइप को ऐसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये टाइप के लिए ये हथियार, इस टाइप के लिए ये हथियार। तो ये टाइप के साथ हथियारों को सेट करना होगा, सिंक्रोनाइज़ करना होगा। सिंक्रोनाइज़ समझते हैं ना? जैसे नट होता है, नट के साथ एक पाना रखते हैं आप, स्क्रू ड्राइवर जिसको कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, 12 नंबर का पेच, तो 12 नंबर का पाना उसके साथ। अब उसमें वही लगेगा, 13 नंबर में 13 नंबर लगेगा, 15 नंबर में 15 नंबर लगेगा। तो वो नट के साथ उसको सेट रखोगे तो ही वो होगा। उसमें कोई दूसरा नहीं लग सकता, दूसरे में कोई और काम नहीं कर सकता। तो वही इम्पोर्टेंट हो जाता है सिंक्रोनाइज़ करना कि इस सवाल के लिए ये वाला तरीका, इस सवाल के लिए ये वाला तरीका। तो उनको आपको सेट करना होगा। उसके बाद में हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है ना? टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल, फिर अगला क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है? तो फिर क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है? कैसे तैयार की जाती है ना? पनीर टिक्का बाहर खा के आए, तो दिमाग में ये आया कि इनको बनाया कैसे जाता है? क्योंकि कभी घर पे भी बना सके तो। तो वही कहानी फिर शुरू हो जाती है कि भई
वहाँ देख लिया, टेस्ट भी कर लिया, समझ में भी आ गया कि बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन क्या इसको घर पे ट्राई किया जा सकता है? इसको कैसे बनाया जा सकता है? तो हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है? और फिर अंतिम और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे सवाल आएंगे वो है हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे। यही है हमारे काम का हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा। सेकंड गेट में ये है हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं, बस ये इतना रहेगा। तो हम ये सारी चीजों से गुजरेंगे, बारीकी से गुजरेंगे, क्योंकि हर टॉपिक के साथ पूरा न्याय हो, हर टॉपिक के साथ कुछ इस तरीके से हो कि आप लोग अगर सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड गेट की तैयारी ना भी कर रहे होते या आगे पढ़ने के हिसाब से पढ़ते, तो ये लेक्चर आपके लिए पर्याप्त होंगे, तब भी काम करेंगे जब आप सेकंड गेट से बाहर भी रहेंगे। मतलब सिर्फ सेकंड गेट तक सीमित नहीं है, आप इन फ्यूचर अगर किसी और में जाते हैं, मैथ से रिलेटेड किसी और एरिया में अगर आप जाते हैं, तो आपको वहाँ पे तो एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, वहाँ तो आपको चाहिए होगी प्योर मैथ, तो ये आपके काम आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज पे बात करेंगे। पूरा सिलेबस में मोटा मोटी टॉपिक ये है, ये आपका सिलेबस है यहाँ तक। एक एक चीज को मैं हिंदी में भी समझाता हूँ, इंग्लिश में भी लिखे पढ़े और हिंदी में भी समझाता हूँ। ये सिलेबस है हमारा टोटल, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। जो नाम नजर आ रहे हैं इनके अंदर भी क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले तो ऊपर जो मोटे मोटे नाम लिखे हुए हैं पहले ये देख लीजिए, और फिर इनके अंदर क्या है उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी, पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे कहते हैं सामान्य अवकल समीकरण, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओडीई, शॉर्ट फॉर्म में ओडीई, सामान्य अवकल समीकरण। सामान्य अवकल समीकरण, ओडीई, सामान्य अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। साधारण अवकल समीकरण क्या होती है ये तो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जैसे मैंने पहले कह दिया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। फिलहाल ओडी मतलब ओडी, सामान्य अवकल समीकरण, अवकल समीकरण है जिसको सामान्य अवकल समीकरण कहते हैं। उसमें आप पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर मतलब प्रथम कोटि और प्रथम घात, प्रथम कोटि प्रथम घात, प्रथम कोटि और प्रथम घात। प्रथम कोटि प्रथम घात, ये प्रथम कोटि क्या है? प्रथम कोटि का मतलब होता है एक बार अवकलन। जब आप एक बार अवकलन करते हैं इसे प्रथम कोटि कहते हैं, दो बार अवकलन को द्वितीय कोटि कहते हैं, तीन बार अवकलन को तीन कोटि कहते हैं, तो ये प्रथम कोटि है। घात का मतलब घात है, तो जो प्रथम अवकलन होगा आपका उस पर एक घात होगी। मतलब इस टाइप के सवाल होंगे जिसमें अवकलन एक बार होगा और अवकलन के ऊपर जो पावर होगी वो भी एक होगी। एक ही अवकलन एक ही पावर, एक ही अवकलन एक ही पावर, इस टाइप की जो अवकल समीकरण है उनको हम सॉल्व करेंगे। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात, कोटि भी एक घात भी एक। कोटि मतलब अवकलन, एक बार अवकलन और उस पर पावर भी एक बार अवकलन एक पावर। इसके बाद में पढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, दोबारा से इसी टॉपिक पे आएंगे, लेकिन इस बार हम चेंज हो जाएंगे। इस बार ऑर्डर तो हमारा फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर, यानी अवकलन तो अभी भी एक रहेगा लेकिन नॉट फर्स्ट डिग्री। जरूरी नहीं है कि अब डिग्री भी एक हो, मतलब घात भी एक हो। यानी अब हम ऊपर वाली घातें पढ़ेंगे, अवकलन एक बार, घातें दो तीन चार पांच छह डैश डैश डैश, मतलब अब अवकलन की घातें बढ़ जाएंगी। अवकलन तो होगा तो एक ही, अवकलन एक होगा लेकिन घातें कितनी भी हो सकती है। एक घात तो हम पढ़ चुके, अब एक घात से ऊपर कितनी भी घातें हो सकती है। अवकलन एक बार होगा और उस पर घात कितनी भी हो सकती है, दो तीन चार पांच छह। तो ये दो टॉपिक रहेंगे। पहले तो कि अवकल समीकरण लेंगे, वो भी फर्स्ट ऑर्डर की, मतलब एक बार अवकलन वाली। और एक बार अवकलन वाली अवकल समीकरण में भी एक बार तो एक पावर वाले पढ़ेंगे सेपरेटली, फिर एक पावर वाले खत्म करके फिर दो पावर तीन पावर चार पावर, यानी हायर पावर जिसको कहते हैं, हायर डिग्री, फिर हायर डिग्री को कवर करें। कई इनके नाम हो सकते हैं, अलग अलग किताबें इनके नाम अलग अलग रखती हो, है ना, अलग अलग रखती हो। घर में जैसे बच्चे का नाम होता है अलग अलग रखते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो टेंशन ना लीजिएगा, बच्चा वही है, बच्चा सेम है ना। बच्चे पे जाओगे तो आपको एक ही मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि दादाजी कुछ कह रहे हो, पिताजी कुछ कह रहे हो, माता जी कुछ कह रही हो, तो यही कई बार लोग इस वजह से, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फर्स्ट डिग्री, कोई इसको हायर डिग्री बोलता है, तो वो नाम है,
घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें सारी कवर होगी। किसी भी किताब में जाएंगे जो पढ़ाया जाएगा वो सारी किताबों में सेम है। नाम हर किताब वाला अपने हिसाब से मुक्त होता है, रखने के लिए स्वतंत्र है, वो रखता है। तो घबराइएगा मत नाम को देख के कि ये वाला, अच्छा सर ने तो नॉट फर्स्ट डिग्री पढ़ा दी, हमारी किताब तो कह रही है हायर डिग्री तो पढ़ाया नहीं। तो हायर डिग्री भी पढ़ा दिया, ये जो सिलेबस है ये सारा पढ़ा दिया, सारा आ जाएगा इसके अंदर, कोई भी किताब में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो नाम का थोड़ा फर्क हो सकता है। अच्छा, उसके बाद में आ जाते हैं क्लोरेट इक्वेशन। एक खास टाइप की अवकल समीकरण होती है जिसको क्लोरेट समीकरण कहा जाता है। इस पे एक सवाल बनता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, नॉर्मली देखा गया है क्लोरेट इक्वेशन के ऊपर। क्लोरेट गणितज्ञ का नाम था जिनके ऊपर एक अवकल समीकरण आते हैं जिसको क्लोरेट इक्वेशन कहा जाता है। ये एक खास टाइप की इक्वेशन है, खास टाइप के सवाल है जिन्हों क्लोरेट इक्वेशन कहते हैं। ये पढ़ेंगे, इनको हल करना पड़ेंगे। फिर आएगा सिंगुलर सॉल्यूशन जिसको कहते हैं विचित्र हल। फिर पढ़ेंगे अवकल समीकरण का विचित्र हल। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दो वर्ड आएंगे। एक पढ़ेंगे विचित्र हल, मतलब जो उत्तर आते हैं, जो उत्तर आते हैं वो विचित्र कब कहलाते हैं। एक होगा विचित्र बिंदु, विचित्र हल, विचित्र बिंदु, दोनों में फर्क तो समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बिंदु है, एक हल है। हल का मतलब है जो आप सॉल्व करते हैं, लास्ट में जो आता है उसको हल कहते हैं, तो हल विचित्र है। जो उत्तर आ रहा है वो विचित्र है। एक में बिंदु विचित्र है, जहाँ पे अवकल समीकरण बनी हुई है, जिस बिंदु पे अवकल समीकरण को बनाया गया वो बिंदु विचित्र है। तो एक तो बिंदु विचित्र है, एक विचित्र हल है, दोनों में डिफ्रेंशिएट रखिएगा। सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर पॉइंट, विचित्र बिंदु, विचित्र हल। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब रेखिक अवकल समीकरण विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण आप किसी समीकरण को तब कहते हैं, रेखिक वर्ड छोटा सा ना वर्ड है, रेखिक या लीनियर वर्ड आप तब कहते हैं जब आप समीकरण के अंदर आपका जो फलन है, फलन यहाँ पे y होता है नॉर्मली, तो जो y है उसके ऊपर हमेशा पावर 1 हो। y पे सदैव आपकी पूरी अवकल समीकरण में जहां जहां भी आप y पे जाएंगे, चाहे y हो, चाहे y का अवकलन हो, चाहे दूसरा अवकलन हो, चाहे तीसरा अवकलन हो, y पे हर जगह आपको सिर्फ एक पावर मिलेगी पूरे समीकरण में। x पे कितनी भी पावर हो सकती है, x कैसे भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा एक पावर का होगा। y और y के सभी अवकलन एक घात के होंगे। ऐसे समीकरण को रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे आपको y मिलेगा, y के अवकलन मिलेंगे, कोई बांधा नहीं गया कि अवकलन यहाँ तक मिलेगा। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या फिफ्थ ऑर्डर। इसका मतलब है अवकलन कई बार हो सकते हैं, बार बार हो सकते हैं अवकलन कई बार। बात सिर्फ ये है कि इन्होंने कहा है लीनियर, लीनियर कहा है तो बस इसका ये सम्मान करेंगे। लीनियर है इसका मतलब है जो y है और y के जो अवकलन है उस पर जाके जब पावर देखेंगे समीकरण के अंदर तो सब जगह y पे y और y के सभी रूपों पे एक पावर मिलेगी। बस इतना ही फिक्स है। बाकी अवकलन कितनी बार भी हो सकता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, डैश डैश। साथ में एक शब्द विद ऐड कर दिया, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इनके जो गुणांक होंगे वो नियतांक होंगे, मतलब y है, dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसके जो गुणांक है, जो उसके आगे गुणा होके आ रहे हैं वो अचर होंगे, नियतांक होंगे। तो ये इस टाइप के अवकल समीकरण पढ़ेंगे। इसमें खूब सारे सवाल हैं, खूब सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के, भांति भांति के, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे समघात डिफरेंशियल इक्वेशन। ये खास प्रकार के जिसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या समघात अवकल समीकरण कहते हैं, और गणितज्ञ के नाम से इसको कोशी, नॉर्मली हम कोशी के नाम से पुकारते हैं, कोशी अवकल समीकरण बोलते हैं इसको, कोशी अवकल समीकरण। जैसे क्लोरेट ने दी थी वैसे कोशी ने भी एक दी थी, जिसे कोशी की अवकल समीकरण कहते हैं। ये खास प्रकार के अवकल समीकरण है जिसको हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सवाल बनता है इस पे भी। और आगे है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर का फिक्स हो गया, इसका मतलब 2 ही बार अवकलन होगा। सेकंड ऑर्डर मतलब 2 ही बार। लीनियर मतलब रेखिक, यानी पावर 1 आएगी। लीनियर है मतलब पावर 1 आएगी और अवकल समीकरण होगी। यानी इसमें आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे जिसमें 2 बार अवकलन होगा ज्यादा से ज्यादा, और जो y के पद हैं और जो y के सभी रूप है उन पे आपको एक पावर देखने को मिलेगी। सिलेबस के बारे में जो मैंने शुरुआती लाइन कही थी, धीरे धीरे ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक बार हो सकता है कि कुछ चीजें ऊपर से जाए, सब चीजें ऊपर से जाएं, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे एक एक चीज पे आएंगे, एक एक चीज पे बात करेंगे, सवाल निकालेंगे, तो सब कनेक्ट हो जाएगा कि हमने क्या
शुरुआत में क्या पढ़ा था, क्या जाना था और वो क्या महत्व है, वो सब चीजें कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप किताब खरीदते हैं तो किताब में पहले पेज के ऊपर कंटेंट लिखा होता है कि ये वाला इस पेज पर है, ये वाला इस पेज पर है। शुरुआत में वो पेज आपके लिए कोई काम का नहीं होता, फर्स्ट टाइम में वो आपका पेज कोई काम का नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते हैं आगे फिर आपको पता लगता है ये पेज तो बहुत काम का था, इस पेज पे हम सीधा खोल सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है और कहाँ से कहाँ तक है। तो वही इंपॉर्टेंट है, वो बाद में फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या था, कितना पढ़ना था, कौन कौन सी सिलेबस में थी, क्या नहीं थी। तो ये वाला लेक्चर आपके तब बहुत उपयोगी हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आगे आ जाती है हमारी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको युगपत अवकल समीकरण कहते हैं। युगपत अवकल समीकरण एक ये पढ़ेंगे। तो बहुत से टाइप के ये हमारे, तो इतना सारा हमारा ये हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा 2024 का सिलेबस इसमें ये रहने वाला है। आगे बढ़े, अब एक एक टॉपिक पे आते हैं, इन टॉपिकों के अंदर झांकते हैं। ये जो टॉपिक है इन सब के अंदर झांकते हैं। हर टॉपिक के अंदर भी विविधता है, हर टॉपिक के अंदर, इसीलिए मैंने पहले शुरुआत में कहा था सिलेबस बहुत लेंथी है, बहुत लंबा सिलेबस है। तो एक बार पहले सिलेबस से थोड़ा गो थ्रू हो जाओ तो आप लोगों को पता होगी भी कितनी विविधताएं इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। और हर चीज सेंस रखेगी, लेकिन धीरे धीरे हर चीज सेंस रखेगी, लेकिन धीरे धीरे। अभी तो आपको सिर्फ नाम नाम लग रहे होंगे, हर नाम में एक अर्थ आता जाएगा, सवाल आते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एक के अंदर आते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं। सबसे पहले वाले पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक एक चीज को मैं एक्सप्लोर करूंगा। अभी ये जितने मैंने नाम लिखे हैं इन सारे नामों को एक्सप्लोर करूंगा कि किस किस में कितने कितने टाइप के सवाल रहेंगे। और आपको यही प्रॉब्लम आने वाली है कि ये जो अलग अलग टाइप के सवाल है, ये जो नाम लिखे पड़े हैं, इन सबको आपको अलग अलग रखना होगा, क्योंकि हर के लिए हर अलग नंबर का पेज स्क्रू ड्राइवर जो है वो लगने वाला है। इस टाइप के सवालों में ये लगेगा, इस टाइप में ये लगेगा, इस टाइप में ये लगेगा। ये जो डिफरेंशिएशन है, जो सिलेबस अभी दिख रहा है अजीब लग रहा है, ये अजीब को इसको अलग अलग बनाए रखना पड़ेगा। सवाल की शक्ल देख के आपको बताना पड़ेगा कि ये किसका है। ये आपको सवाल को देख के पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, ये इनमें से किसका भाई है, कौन सी क्लास का है। उस क्लास में आने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई सवाल आया, वो पहली क्लास का है, कंफर्म हो गया कि पहली क्लास का है। अब पहली क्लास में भी इतने प्रकार के हैं। जैसे आपका बच्चा मान लीजिए 8वीं में पढ़ता है, अब 8वीं में चले गए। अब 8वीं में जाने के बाद 50 बच्चे बैठे होंगे, वहां पे भी थोड़ी है कि आपका बच्चा अकेला ही बैठे, वहां पे 50 बच्चे होंगे, उन 50 बच्चों में से आपको अपना बच्चा संभालना पड़ेगा कि कौन सा है। तो सेम वही है कि पहले क्लास होगी, पहले आप क्लास में जाएंगे कि भाई 12 क्लासें हैं या 10 क्लासेज हैं, फिर क्लास में गए, क्लास में जाने के बाद में फिर वहां 30-40 बच्चे बैठे थे, वहां ढूंढा कि बच्चा कौन सा है। तो वो ऐसे ही करना होगा, पहले बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप, फिर उसके अंदर जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट वाली क्लास आ गई, अब इस फर्स्ट वाली क्लास में इतने टाइप के सवाल है, अब इनमें से भी कौन सा है, इनमें से कौन सा है, फिर आपको ये पहचानना होगा। यही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। बाकी जैसे मैंने शुरुआत के सवालों की सबकी थीम एक है, निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए, बस यही एक सवाल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो अवकल समीकरण है कौन सी क्लास की है, किस टाइप की है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं लगेगा तरीका नहीं लगेगा। और अलग क्लास पे अलग है। अगर आप मान लीजिए आपका बच्चा छठी में पढ़ता है और आप 8वीं क्लास में चले गए और आप अपने बच्चे को ढूंढ रहे हो, तो ढूंढते रहो, वहां नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो बच्चा आपका वहां पढ़ता ही नहीं। आपका बच्चा छठी में पढ़ता है तो आपको वहां जाना होगा। तो वही है कि अगर आप गलत क्लास में चले गए तो आपको वो सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो सही क्लास में जाना और क्लास में जाके फिर उनमें भी ढूंढना कि सही कौन सा है, तो ही काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो ओडी के अंदर भी कई टाइप की आएंगी। जो फर्स्ट टाइप की है, जिसमें मैंने पहले कहा था कि ओडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण। लेकिन चिंता मत करो, जैसे जैसे सवाल आप निकालोगे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे हम सवाल निकालेंगे सब क्लियर हो जाएंगी। पुराने वाले लेक्चर पढ़े हैं, जाके देखिए, बहुत से सवाल मैंने कराए हैं, बहुत सारे। शायद पिछली बार तो मैंने लगभग 1 महीने से ज्यादा ही लिया था, 1 महीना 1.5 महीना भी ले लिया था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है, क्योंकि मैंने पिछली बार बहुत समय लिया था, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा था, बीच में छोड़ने का मन नहीं करता, अधूरा पढ़ाने का मन नहीं करता, है ना। तो कम कम पढ़ाने की इच्छा नहीं होती। 1 मिनट रुको, मैं भी दिखाता हूँ कि पिछली बार मैं टाबरा हूँ हाथ खड़ा करा दिया, अत्तो पढ़ायो। कई टाबर तो दुखी हो गया, बोले गुरु जी बंद कर दो, माफ कर दो, गलती होगी।
ये चले थे पिछली बार, लगभग 1 महीना चला था ये, लगभग 1 महीना। हाँ पिछली बार बहुत लंबो चाले। हाँ कि टॉपिक लंबा है, कर नहीं सकते आप लोग इसको छोटे तरीके से निपटा नहीं सकते। और निपटा भी दोगे तो मान लो आपने जिस तरीके से पढ़ा, अपने तरीके से ढूंढ ढूंढा के पढ़ा, अब पेपर में सवाल कुछ और आ गया तो गए आपके तो 15 दिन बेकार गए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है कि जब भी कोई चीज पढ़ते हो तो आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो तो आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। मान लो आपने 6 टॉपिक थे, आपने 4 पढ़ लिए या 5 पढ़ लिए, एक छोड़ दिया, सवाल उस एक में से आ गया, सवाल उसी एक में से आ गया, है ना, तो अब फिर वो बेकार हो गए। वो 5 टॉपिक पढ़े हुए तो बेकार हो गए ना, क्योंकि सवाल तो छठे टॉपिक से आ गया। तो यहाँ पे वो कर ही नहीं सकते आप लोग कि भाई ये मैं छोड़ दूं और ये मैं कम पढ़ लूं और ये मैं ये कर लूं, तो वो जगह नहीं बनती। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सबसे उतरना ही पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी रहती है इसके साथ कि अवकल समीकरण बच्चों की कॉलेज में पड़ी हुई होती है, और अवकल समीकरण को आप सीधा डायरेक्ट पढ़ा नहीं सकते। किसी को बेसिक अवकल समीकरण भी सॉल्व करनी नहीं आती तो उन्हें फाउंडेशन लेक्चर पे भी जाना पड़ता है। जो फाउंडेशन है बीएससी वाले लेक्चर है वो भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, एकदम जीरो से है वो। तो एकदम जीरो से है तो उन लोगों को वो बेसिक से पढ़ना पड़ता है। तो वो पहले बेसिक से पढ़ो, फिर कंपटीशन लेवल का पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन लेवल तो बेसिक को देखता ही नहीं है, वो तो थोड़ा उससे ऊपर ही चलता है। तो जब कंपटीशन लेवल पे आओगे तो थोड़ा ऊपर होगा, लेकिन थोड़ा ऊपर तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक नीचे वाला समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको फाउंडेशन ठीक करना पड़ता है। सबके लिए तो ये लागू नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये लागू है कि उनका बेसिक ठीक नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि अवकल समीकरण होती क्या है और कितने टाइप की होती है। कई तो पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे, अच्छा ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं। तो अब उन लोगों को तो एक बार फाउंडेशन पहले पढ़ना ही पड़ता है। फाउंडेशन में आप सिर्फ कर दो, ये ठीक है। अब मान लो जैसे वो मानता कह रही है कि 112 लेक्चर है या और है फाउंडेशन वाले, जरूरी नहीं आप 112 देखो। आप एक में गए, जैसे इस टाइप में गए, अब इस टाइप में मैंने मान लीजिए 10 लेक्चर बनाए हुए हैं, तो आपको 10 लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। इसके शुरुआत के 1 या 2 लेक्चर देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी अवकल समीकरण है और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बार आइडिया हो गया, ठीक है, फिर आप दूसरे पे आ गए, उसके 2 वीडियो देख लिए। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आराम से वो जल्दी निपट भी जाएंगे और हो जाए। हाँ अगर लगे कि कोई टॉपिक टफ है, मान लो इनमें से लगे, जैसे ये वाला टॉपिक आएगा, ये वाला, ये थोड़ा सा लंबा है, ये वाला टॉपिक आएगा, ये थोड़ा सा लेंदी है, तो इसके वीडियो 2-4 ज्यादा देख लो। जो टॉपिक टफ लगे, 1 या 2 वीडियो से नहीं काम चल रहा हो, उसके 4 वीडियो देख लो, 5 देख लो। लगे कि नहीं 1-2 से समझ में आ गया, बात खत्म, यही बात है, बाकी कंपटीशन वाली क्लासेस पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, तो फिर आप कंपटीशन वाले पे आ जाओ। लेकिन ये चुनना आपको होगा, आपको अपने हिसाब से पढ़ना होगा। अब आप ये सोचो कि नहीं मैं तो नहीं फाउंडेशन वाले देखूंगा, मैं तो सीधा कंपटीशन देखूंगा, देख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप आपका है, आपको पता है कि आपके अंदर कितना गैप है, अपने गैप को ठीक करिए। नहीं करोगे तो वही है, नींव कमजोर है तो माले खड़े करते रहो, बिल्डिंग तो गिरेगी, कोलैप्स तो होगी होगी। तो नींव आपको ठीक करनी है, हमारा काम है आपको मटेरियल देना, वो हमने दिया हुआ है। फाउंडेशन का मटेरियल भी पड़ा है, कंपटीशन का भी पड़ा है, और अभी दूसरा कंपटीशन का मटेरियल और हाथों हाथ आपके पास विद थ्योरी दोबारा आपको मिल जाएगा। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए ना कहाँ कमजोरी है, क्या चीज है, कहाँ जाके ठीक करना है। फाउंडेशन पढ़ा है, बीएससी वाले लेक्चर पढ़े हैं, और एकदम जीरो से पढ़े हैं, एकदम जैसे आते हैं ना बीएससी में आप इंटर करते हैं, जैसे आप बीएससी में आते हैं एकदम फ्रेश, उनको कैसे पढ़ाया जाता है वो वाले लेक्चर पढ़े, एकदम बारीक से, एकदम पीस पीस का बनाया है, एकदम पीस पीस का। मतलब शेरोलैक है ना, वो भी शायद थोड़ा सो मोटो होतो सी, ये सेरोलैक से भी ज्यादा पीछेड़ है, देखा होगा आप लोगों ने। मतलब बच्चों को सेरेलैक देते हैं ना, एकदम पीसा हुआ, एकदम मतलब ऐसा कि बच्चे को मतलब दांत ही ना, दांत तो उसके होते ही नहीं है, मतलब एकदम पेट में जाते सीधे पच जाए, तो इतना ही बारीक बारीक एकदम। मतलब मैं कई बार पीछे हूँ माने, कई बार फिल्टर कर फिर बनाया है, तो एकदम मतलब यहाँ यहाँ ले घट मायने, कोई परेशान को नहीं करे, मतलब कोई शिकायत को नहीं आया था ना कि फाउंडेशन आ रहा को नहीं समझ में आया। तो जरूर देखिएगा अपने हिसाब से। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली में ऐसी अवकल समीकरण जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होगी, मतलब जिनमें एक बार अवकलन होगा और एक ही पावर होगी, एक बार अवकलन और एक पावर, मतलब इस टाइप की अवकल समीकरण होगी। dy बाई डी एक्स एक होगा और उसके ऊपर पावर भी एक होगी। इस टाइप के अवकल समीकरण में एक तो वो होंगे जिनमें आप आराम से पृथक्करण करके समाकलन कर पाएंगे, आराम से पृथक्करण होगा और इजीली समाकलन हो जाएगा, इजीली पृथक्करण होगा और इजीली समाकलन हो जाएगा आसानी से, बड़े प्रेम से। दूसरा होगा समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण सबसे पहले तो होगा जो आसानी से पृथक्करण हो सकते हैं, इधर के पद इधर आ जाएंगे, उधर के पद उधर चले जाएंगे, आराम से आप उनको
राज्य राज्य सॉल्व कर पाएंगे, इस टाइप के अवकल समीकरण मिलेगी। दूसरे वो मिलेंगे जिनको समघात अवकल समीकरण कहते हैं, समघात अवकल समीकरण, वो दूसरे टाइप के होंगे। तीसरे होंगे जो समघात, शुरुआत में समघात नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करने पर वो समघात बन जाएंगे और आपकी अवकल समीकरण सॉल्व हो जाएगी। जो समघात नहीं है, शुरुआत में समघात नहीं है, शुरुआत में समघात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप उन्हें थोड़ा सा बदलाव करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, कुछ मानेंगे, वो समघात बन जाएंगे। शुरुआत में नहीं होंगे, शुरुआत में नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा सा मनाएंगे वो समघात बन जाएंगे। अगली है रेखिक अवकल समीकरण, इस पे एक सवाल बनता है, इस पे एक सवाल बनता है। रेखिक अवकल समीकरण बड़ी फेमस है, ये चलता है, ये तो लगभग शायद ही कभी अगर अवकल समीकरण का सवाल आया हो और इसका सवाल ना डाला हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। ये पता नहीं इतनी फेवरेट है भी, शायद ज्यादातर अवकल समीकरण जो होती है ना वो रेखिक अवकल समीकरण ही होती है, इसलिए इनका बोलबाला ज्यादा है, तो ये महत्वपूर्ण टाइप की है रेखिक अवकल समीकरण। और उनको हल करेंगे, y की भी रेखिक अवकल समीकरण होगी, x की भी होगी। फिर होगी वो रेखिक अवकल समीकरण जो शुरुआत में रेखिक नहीं है, लेकिन आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस का मतलब बदल सकते हैं। शुरुआत में वो नहीं होगी, लेकिन बाद में उन्हें आप बदल सकते हो। रिड्यूस को हिंदी में कहते हैं सम्मानित। सम्मानित मतलब सम्मान देना नहीं है, सम्मान नहीं है, सम्मानित है, मतलब आप बदल सकते हैं, उसके समान बना सकते हैं। कुछ हाथ पैर मारेंगे, कुछ जोड़ बाकी करेंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे, तो वो अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण बन जाएंगे। फिर आप पढ़ेंगे यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है। और फिर आप पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन यथार्थ नहीं है, लेकिन यथार्थ में बदल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे दो दो के जोड़े बन रहे हैं, यथार्थ है, यथार्थ बन जाएगी, यथार्थ है, या तो यथार्थ है या यथार्थ बन जाएगी, रेखिक है या रेखिक बन जाएगी, ठीक है, समघात है या समघात बन जाएगी। तो ये भी 6 नहीं है, वैसे देखो तो 3 हो गई, समघात है या समघात बन जाएगी, रेखिक है या रेखिक बन जाएगी, यथार्थ है या यथार्थ बन जाएगी, और एक हो गया आसानी से पृथक्करण। आसानी वाली तो आसानी से दिखी जाएगी, उसमें तो कोई विज्ञान होगा ही नहीं, विज्ञान तो इन 3 में होगा। वो तो आसानी से दिखती है, तो आसानी से ही हो जाएगी वो, तो प्रॉब्लम इन 3 में आएगी। तो इन तीनों को कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो ये होगा फर्स्ट टाइप के अंदर, पहली क्लास के अंदर इतने टाइप के सवाल होने वाले हैं। हाँ, इसके अंदर कई और चीजें भी आएंगी, और भी छोटी छोटी चीजें आएंगी, लेकिन अभी डिटेल से क्या बात करें, एक बार मोटा मोटी आप समझ लो। नए नए वर्ड आ रहे हैं, बस परेशान कर रहे होंगे, लेकिन एक बार समझ लो कि इतना इतना होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। और भी आएंगे, कहानी अभी इनमें और भी बाकी है। फिर आएंगी सेकंड क्लास, क्लास नंबर 2, अवकल समीकरण जिनका ऑर्डर तो फर्स्ट होगा, लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं होगी, उससे ज्यादा होगी, नॉट फर्स्ट डिग्री, मतलब इस बार डिग्री 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर dy/dx, तो ये डैश डैश 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर एंड सो ऑन, आप उसको लेते जाएंगे, तो बड़ी बड़ी पावर भी आप सोल्व करेंगे, लेकिन वही बात है, हमारा सिलेबस लिमिटेड है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 पावर देखने को मिलेगी। डॉट 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 लिख दिए, क्योंकि होते तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिलेबस 2 से 3 पावर से ज्यादा नहीं चलता, वो 2 पावर पे खत्म हो जाता, 3 पावर भी नहीं देता। इक्के दुक्के सवाल है जो सिंपल से हैं, जो आराम से टुकड़े हो जाते हैं, उस टाइप के 3 सवाल है, बाकी 2 या 3। अब इसमें आएंगे आपके 3 टाइप के प्रॉब्लम। एक आएगी जो आसानी से अलग थलग की जा सकती है, वो फर्स्ट टाइप के जैसे थोड़ा सा इधर उधर करोगे सवाल सॉल्व हो जाएगा, किसी को दाएं तरफ लोगे, किसी को बाएं तरफ लोगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, या गुणनखंड करोगे या कॉमन निकालोगे, ऐसा कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का ना, एकदम लाइट कुछ करोगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरे होंगे एक्स और वाई के साधनीय समीकरण, साधनीय, ऐसे समीकरण जिनमें आप एक्स और वाई को साधन बनाकर हल करेंगे। तीसरी होगी क्लोरेट इक्वेशन, जिसपे मैंने शुरू में कहा था कि इस पे एक सवाल आता है।
ये होगी। इसमें 3 टाइप के सवाल है, तो आराम से पहचान आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, तो 3 ही टाइप है, तो इसमें 3 टाइप पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड रहेगा। अब अगला हमारा रहता है सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसे कहते हैं विचित्र हल। विचित्र हल, इसमें 4 टाइप के सवाल होंगे। विचित्र हल, सबसे पहले एनवलप निकालना, इस वक्र का एनवलप निकालो, उस वक्र का एनवलप निकालो, फिर होगा सिंगुलर सॉल्यूशन निकालो, फिर कहेगा पी डिस्क निकालो, एक सी डिस्क निकालो, 4 चीजें होंगी, पी डिस्क, सी डिस्क, विचित्र हल, एनवलप निकालो, इस अवकल समीकरण का एनवलप निकालो। तो इस टाइप के 4 टाइप के सवाल होंगे, अलग अलग भांति भांति के। ठीक है, एनवलप, सिंगुलर सॉल्यूशन, पी डिस्क, सी डिस्क। अब ये डिस्क क्या है, वो तो उसमें आ जाएगा। डिस्क का मतलब फिलहाल डिस्क्रिमिनेटर है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेटर, या हिंदी में बोले विविक्त कर, पी विविक्त कर, सी विविक्त कर। तो ये विचित्र में होंगे। इसके बाद एक होगी ये वाली, जो बहुत लंबी होगी, बहुत बहुत लंबी। ऐसी अवकल समीकरण जो रेखिक होंगी परंतु जिनके गुणांक अचर होंगे, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण कहा जाता है इन्हें। अचर गुणांकों वाली, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। बहुत लंबे, बहुत सवाल, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवाल। इसमें वैसे 2 भाग बनते हैं, सिर्फ होते 2 ही हैं, लेकिन इन 2 में भी वैरायटी बहुत सारी है। होते 2 ही है, एक होता है पूरक हल निकालना या पूरक फलन निकालना, एक होता है समाकलन, विशिष्ट समाकलन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको सीएफ और पीआई कहते हैं। आपको अवकल समीकरण दी होगी, उसका सीएफ होगा और उसका एक पीआई होगा। अब सीएफ अलग अलग तरीके से होता है, इस सवाल का सीएफ उसके डिपेंड करता है वो सवाल कैसा है, उस सवाल के लिए अलग अलग तरीके से सीएफ निकलता है, और अलग अलग तरीके से ही पीआई निकलता है। जैसे ई की पावर एक्स का अलग, साइन एक्स, साइन का अलग, एक्स की पावर एन का अलग। तो इस टाइप से अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग तरीके से पीआई आपको निकालना होता है, लेकिन निकालना 2 ही होता है, एक सीएफ और एक पीआई, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में सीएफ बोलते हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल। अपनी, रिपीट कर देता हूँ, अभी भी मैंने बात कही थी, अपनी समझ के हिसाब से आप लोग वो जो वीडियो है वो साथ साथ शुरू कर लीजिएगा। यहाँ तो क्लास चल ही रही है, यहाँ तो क्लास चल ही रही है, साथ में आपको जितनी जरूरत हो, जैसे भी बीएससी के, जैसे ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो फर्स्ट वाले टॉपिक को बीएससी में, अगर आपकी बीएससी खराब हुई हुई है, अच्छे से नहीं, आप जानते हो, देखो मेरी तरफ मत देखिएगा, आप जानते हो, या किसी और की तरफ मत देखिएगा कि ये वाले वीडियो देखूं क्या, किसी और से क्या पूछो, क्योंकि आप नॉर्मल जो करते हो आप खुद को तय करो ना, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपकी बीएससी खराब है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आपको फाउंडेशन वाले लेक्चर देखने चाहिए। कितने देखने हैं वो भी सिर्फ आपके, कितनी रोटियां खाओगे वो तो आपको पता होगा ना, कोई और कैसे बताएगा, क्या खाओगे, कैसे खाओगे, कितना खाओगे, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो उस लेक्चर में जाओ, खोलो, कितना आपको चाहिए उतना ले लो, बाकी बाहर आ जाओ, जितना चाहिए उतना ले लो, लगे कि बस ठीक है इतने से काम चल जाएगा, बाकी मैं यहाँ के कर लूंगा, फिर आप यहाँ के कर लीजिएगा। वहाँ जितना भी अगर लगे लगे मेरा बेसिक ठीक है, मेरी बीएससी अच्छे से हुई है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मैं कंपटीशन के लेक्चर देखूंगा, मुझे याद आ जाएगा, तो ठीक है आप सीधे यहाँ आ जाइए। इससे पहले वाले, हाँ इससे पहले वाले कंपटीशन पे आ जाइएगा, क्योंकि इससे पहले कंपटीशन वाले में क्लासेस ये हो चुकी है, थोड़ा वहाँ देख के आओगे, फिर यहाँ देखोगे, तो आपको एक बार में 2 बार का फायदा हो जाएगा, मतलब एक टाइम में 2 बार कोर्स हो जाएगा आपका। और ये चीज आपको बहुत फायदा मिलेगी, जब तीसरी बार हम आएंगे तो आपका एक टाइम में 3 बार कोर्स होगा। आप फर्स्ट टाइम वाले वीडियो देखोगे, क्योंकि तब वो रिवीजन चल रहे होंगे आपके, फर्स्ट टाइम वाले, सेकंड टाइम वाले जो अभी चलेंगे, और फिर थर्ड टाइम वाला जो फ्रेश होगा दोबारा। तो एक साथ आपका 3 बार कोर्स हो रहा होगा, सेम टाइम पे 3 बार कोर्स हो रहा होगा, तो एक अलग फायदा आपको देखने को मिलेगा, जैसे अभी मिल रहा है। अभी आप यहाँ पे चाहो, अगर आप पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो आप एक कोर्स को 2 बार कर रहे हो। एक बार तो जो पुराने वाले वीडियो है उनमें जाके देखेंगे, एक अब यहाँ देखेंगे, तो एक कोर्स आपका 2 तरीके से हो रहा है, सेम टाइम पे 2 बार कोर्स हो रहा है। तो ये अच्छी चीज हो रही है ना। तो वहाँ पे अलग सेट है क्वेश्चनों का, यहाँ पे अलग सेट मिलेगा क्वेश्चनों का, बिल्कुल डिफरेंट सेट मिलेगा, वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट था, तरीका ही अलग होगा। पिछली बार मैंने इतना सिलेबस को एक्सप्लेन नहीं किया था, पिछली बार हम सीधा ही पढ़े थे, नहीं एक्सप्लेन, तो ऑब्वियसली बात है, उस टाइम जब आप पढ़ाते हो तो आपका अलग मूड होता है, अलग समझ होती है, अलग तरीका होता है पढ़ाने का। और अभी जब थर्ड टाइम पढ़ाऊंगा, अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, कुछ अलग दिमाग में आएगा कि चलो इसको ऐसे पढ़ा के देखते हैं, इस बार इसको ऐसे पढ़ाएंगे,
तो अलग अलग तरीका आता है, तो वो अलग अलग तरीके से आपको एक चीज को कई एंगल मिलते हैं। जैसे फोटो खींचते हैं आप, सामने से खींचेंगे तो सिर्फ आपको सामने का हिस्सा नजर आएगा, साइड से खींचेंगे तो आपको वो दिखेगा जो साइड सामने से नहीं दिख रहा था, साइड से आपको वो साइड वाला हिस्सा दिखेगा, सामने से वो कभी नहीं दिख सकता था। तो अलग अलग एंगल्स है, तो वो अलग एंगल था, ये अलग एंगल है, इसके बाद होगा उसमें और अलग एंगल होगा। जितने एंगल ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि चीजें कैसी है, ठीक है ना। तो जरूर देखिएगा उनको, साथ साथ में देखते रहिएगा। अच्छा, आगे पढ़ेंगे कोशी की। कोशी की समघात अवकल समीकरण बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक होती है, तरीका होता है एक, बस वो लगाओ और आपका सॉल्व हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, फिक्स टाइप का सवाल है एकदम, देखते ही पहचान जाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। सवाल आता है, एक सवाल आता है, अगर बढ़िया टाइप का सवाल है ये, तो सवाल आता है इसके अंदर, और बड़े आसानी से आप इसको देखते ही पहचान जाते हो। कोई ज्यादा तीन तर नहीं है, मतलब एकदम देखा देखते ही पता लग जाता है। जैसे पैरासीटामोल को हर कोई पहचान लेता है कि क्या पैरासीटामोल है, और के काम आवे, क्योंकि इतनी फेमस है वो कि लगभग लगभग हर किसी को और नहीं पता हो, और दवाई कोई जानता ना जानता हो, पैरासीटामोल तो सब जानते हैं। तो वैसी सी कहानी होगी इसके साथ भी, बहुत फेमस टाइप की। जब अवकल समीकरण पढ़ते हो तो ये फेमस टाइप की है, देखते इसकी शक्ल भी बड़ी खास है, देखते ही पहचान में आ जाए, अच्छा ये अवकल समीकरण तो कोशी वाली है, कोशी वाली है तो इसको ऐसे सॉल्व करना होगा, सी एफ और पी आई आ जाएगा। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका सी एफ और इनका पी आई कैसे निकलता है। उसके बाद आएगा सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत लेंदी, बहुत लंबे। अब इस पे फर्स्ट ग्रेड वाले सवाल पूछते हैं, सेकंड ग्रेड वाले नहीं पूछते। ये टॉपिक बड़ा दुखदाई है क्योंकि लंबा है, ये लेंदी है, ठीक है ना, बहुत लंबा है। इसमें क्या होता है, इस टाइप की अवकल समीकरण होती है सेकंड ऑर्डर की, मतलब दो बार अवकलन की, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और इन्हें जब हल करते हैं तो इससे आपको एक अंदाजा भी होगा कि अवकल समीकरण के मामला बड़ा पेचीदा होता है। सेकंड ऑर्डर की अवकल समीकरण को भी हल करने में जान निकल जाते हैं, सेकंड ऑर्डर को, जबकि सेकंड ऑर्डर मतलब दो ही तो पावर है, दो पावर को भी हल करने में मतलब जानलेवा है अवकल समीकरण दो पावर में। तो इससे एक अंदाजा हो जाएगा कि तीन पावर या चार पावर पे तो मामला कितना बिगड़ जाता होगा। अगर दो पावर को ही हल करना इतना मुश्किल है, और उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि सभी प्रकार की दो ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की सभी प्रकार के अवकल समीकरण हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसमें भी एक खास लिखा हुआ है, सेकंड ऑर्डर में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इस टाइप की होगी तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे। और इस टाइप में भी अभी बांधेंगे, इस टाइप में भी हम फिक्स करेंगे कि इस टाइप में भी ये जो चार तरीके हैं, ये जिस पे लग गए वही सॉल्व कर पाएंगे, चार तरीके नहीं लगे तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब एक अंदाजा हो जाएगा कि कितनी दिक्कत है, कितनी प्रॉब्लम है अवकल समीकरण को सॉल्व करने में। एक फर्स्ट ऑर्डर वाली अवकल समीकरण भी पूरे तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अवकल समीकरण में हाथ कितना तंग है। कई को लगता है कि मैथ ने बहुत तरक्की कर ली है, मैथ बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत इसलिए बढ़ गई कि आपको लग रहा होगा कि इतनी किताबें छप गई है, इतनी सारी चीजें चल गई है, लेकिन प्रोग्रेस उस अनुपात में नहीं हो रही है, उस रेशियो में नहीं हो रही है। अब सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के कोई बड़े तरीके अभी नहीं है, कोई विकसित तरीके अभी नहीं है, कोई व्यापक तरीका अभी भी नहीं आया। फर्स्ट ऑर्डर है, उसका भी कोई व्यापक तरीका अभी तक नहीं है, कोई ऐसा बढ़िया तरीका नहीं आया जिससे एक पर हम आ जाएं कि बस ये एक पढ़ लो। जैसे श्रीधराचार्य है, आप सेकंड, है ना, द्विघात समीकरण किसी को भी उठाओ और श्रीधराचार्य लगा दो और काम खत्म हो गया। इस टाइप का कोई एक व्यापक तरीका अभी तक नहीं बना है। तो इसका मतलब ये सोचो, जब फर्स्ट ऑर्डर में ही नहीं बना है तो सेकंड और थर्ड का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अगला है, अच्छा फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको फिर जब तरीके नहीं बने तो फिर इनको सॉल्व कैसे करते होंगे। तरीके सॉल्व करने के लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, वो है कंप्यूटर। अब हमने कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करने लगे हैं। ज्यादातर जो इंजीनियर है, जो अवकल अवकल समीकरण बनती है और हर काम में बनती है, आप कुछ भी कर लो, अवकल समीकरण ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। हर चीज लास्ट में अवकल समीकरण बन ही जाती है। कुछ से भी शुरू करो, किसी भी चीज से शुरू करो, गहरा गहरा, जैसे मान लो आप ये देखो कि करंट बह रहा है, तार में करंट बह रहा है, अगर आप इसको समझना चाहेंगे, करंट बह रहा है, इतने में अवकल समीकरण तैयार है। हल? मतलब कुछ भी पढ़ के देख लो, किसी भी भौतिक घटना को पढ़ के देखो, लास्ट में वो एक अवकल समीकरण बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल धारा, आपने पढ़ा
आप बैठे और आपने सोचा कि धारा क्या होती होगी, विद्युत धारा क्या होती होगी। फिर आपने देखा कि विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रॉन बहते होंगे, इलेक्ट्रॉन बहते होंगे। दिमाग में यही काम कर रहा होगा कि विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वही विद्युत धारा है। और प्रवाह मतलब वेग, किसका वेग, इलेक्ट्रॉनों का वेग। इलेक्ट्रॉन कौन है, आवेश, यानी आवेश का वेग डी क्यू बटा डी टी। ये आपकी अवकल समीकरण बन गई, बन गया अवकल समीकरण। एकदम सिंपल कंसेप्ट था, एकदम सिंपल था, अवकल समीकरण बन गई। चलो, आप चल रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कहीं एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो दूरी तो तय होगी, समय भी लगेगा। उस दूरी को तय करने में जब आपकी गाड़ी चल रही है तो कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है, ये अगर आप पता लगाना चाहिए, आपकी स्पीड क्या है ये पता लगाना चाहें, तो वो एक अवकल समीकरण है। एस दूरी, टी समय में, आप कुल मिला के किसी भी चीज को अगर आप जाते हैं, किसी भी चीज के गहराई में जाएंगे तो वो अवकल समीकरण है। तो इसका मतलब आप अवकल समीकरण से बच ही नहीं सकते, उसका हो ही नहीं सकता कि वो अवकल समीकरण। तो अगर हम सोचें कि मैथ्स वाले इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो इंजीनियर कैसे सॉल्व करते होंगे। तो इंजीनियर को पूरा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, पहली बात तो। ज्यादातर इंजीनियर, हाँ, पूरा सॉल्यूशन मिल जाए तो उन्हें परहेज नहीं है, पूरा सॉल्यूशन मिल जाए तो उनका सिस्टम और बेहतर हो जाएगा, है ना। जैसे हम कहते हैं कि टेक्निकल चीजों का कोई भरोसा नहीं है, वो खराब हो जाती है, क्योंकि टेक्निकल चीजें इंजीनियरिंग से बनी है। और इंजीनियरिंग थोड़ा सा एरर मान के चलता है, क्योंकि वो निकटतम मानों का इस्तेमाल करता है, नियर बाय मानों का इस्तेमाल करता है। अब नियर बाय मानों का इस्तेमाल करता है तो उसके आंसर सटीक नहीं होते। अब सटीक ना होने की वजह से वो मशीन जो है उसमें 5 या 10% की एरर रह जाती है।
हाँ, तो मैं जो कह रहा था वो ये है कि सिलेबस को लेके चिंता मत करिएगा, सिलेबस को लेके टेंशन मत करिएगा। सिलेबस जो है वो ये वाला जो है सिलेबस है सिर्फ। ऐसे मत सोचना कि ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि अभी हमने पढ़ा नहीं है इसको। जैसे धीरे-धीरे पढ़ते जाएँगे, हर बात आपको ये याद आती जाएगी, समझ में आती जाएगी, है ना? हर चीज़ आपको समझ में आती जाएगी। अभी घबराओ मत, अभी लेके टेंशन मत कर लेना कि मेरे को सिलेबस समझ में नहीं आया। तो वो आपको, अगर पिछली बार आपने क्लास ली हुई है, तो आपको ये सारी बातें भी समझ में आ रही होगी कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। या इससे पहले बीएससी में कुछ पढ़ा हुआ है तो थोड़ा रिकॉल हो गया होगा कि क्या-क्या ये चीज़ें हैं और ये कौन-सी चीज़ों के बारे में बातें हो रही है। और बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो जैसे-जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये सब से गुज़रेंगे, हर चीज़ आएगी। ये जितने अजीब-अजीब नाम लिखे हुए हैं, इन सब की बारी आएँगी। सबके सवाल आएँगे, सबकी क्लासेस आएँगी, तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है? हाँ जी। उसके बाद में लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी है। वैसे सिलेबस में कई बार ये लोग आते-जाते रहते हैं, आते-जाते रहते हैं ये टॉपिक, लेकिन थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ा-सा और पढ़ लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और है जिसमें से एक है संपूर्ण अवकल समीकरण, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कहते हैं संपूर्ण अवकल समीकरण। एक है सिंगुलर विचित्र बिंदु और सामान्य बिंदु। ये बिंदु है, विचित्र हल नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा था एक कि 2 चीज़ें हैं, एक है विचित्र हल, एक है विचित्र बिंदु। विचित्र हल, विचित्र बिंदु। ये विचित्र बिंदु है। सामान्य बिंदु और विचित्र बिंदु। किसी अवकल समीकरण का विचित्र बिंदु। तो अवकल समीकरण के 2 चीज़ें होती है। एक होता है विचित्र बिंदु, एक होता है विचित्र हल। हल तो जो आप उत्तर निकालते हैं, उसके बारे में बात हो रही है कि वो क्या है। एक होता है बिंदु, जो x का मान है, जिससे दिक्कत खड़ी होती है, उसे कहते हैं विचित्र बिंदु। तो विचित्र बिंदु, विचित्र हल, 2 चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है? एक पढ़ेंगे लंबवत्ता, ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी, लांबिकता, लांबिक। इनके बारे में थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना हो कि इनकी जानकारी आपको पता लग जाए कि ये क्या है, कैसे हैं, किन के बारे में बात हो रही है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है। सिलेबस बहुत लंबी है। इसे समझ में आ गया होगा, पूरा एक क्लास तो इस बात की लग जाती है कि आप सिलेबस को समझा रहे हैं। तो कितना लेंदी होगा, इसके अंदर कंटेंट कितना लंबा होगा, जिसका सिलेबस ही मतलब एक क्लास लेता हो समझाने के लिए कि इतना सिलेबस हमारा है, इतना हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ 2-3 टॉपिक देखो ऐसे ही है। ग्रुप थ्योरी के बारे में ऐसा ही था, सीक्वेंस सीरीज भी उसमें से एक था, और अब ये जो अभी अवकल समीकरण चलेगा, ये भी उसमें से एक है, क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर और वैरायटी बहुत सारे हैं, बहुत सारी वैरायटी है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों से हम गुज़रें। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, सबसे अच्छी बात ये न्यूमेरिकल है, सब कुछ न्यूमेरिकल है, कोई भी थ्योरी जैसा नहीं है, कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको। अवकल समीकरण होंगी, पहचानना है, सॉल्व करना है, पहचानना है, सॉल्व करना है, मेन है पहचानना। इतनी सारी टॉपिकों के होने की वजह से सवालों की जो टाइप है वो बहुत सारे हो जाएँगे, अलग-अलग, लगभग-लगभग सिमिलैरिटी भी बहुत होती है, क्योंकि है तो सब अवकल समीकरण ही ना, है तो सब अवकल समीकरण ही। अब सारे अवकल समीकरण है तो फिर थोड़ी और मुश्किल हो जाती है कि भई ये कौन से टाइप का है, ये कौन सी क्लास का है और उसमें भी ये कौन है। तो ये पहचानने में थोड़ी-सी परेशानी होगी, तो जैसे-जैसे सवाल निकालते जाएँगे, ये परेशानी भी कम होती जाएगी। लेकिन फिर से याद दिला दूँ, अगर आप लोगों की फाउंडेशन कमज़ोर है, तो फाउंडेशन वाले लेक्चर देखिएगा। कितने देखने हैं वो आपको तय करना है। कितने देखने हैं, वहाँ मेरे पास तो पर्याप्त है, मैंने तो सारे कराए हुए हैं टोटल। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। वहाँ आप जाएँगे, खूब सारा पड़ा है। वो आप पे है कि आपको कितना चाहिए, जितना चाहिए उतना ले आओ। जितना फाउंडेशन आपका कमज़ोर है, जितना बेसिक आपका कमज़ोर है, उतने वीडियो देख के आ जाओ। लगे कि हाँ ठीक है, इतना हो गया, कोई बात नहीं, बाकी मैं यहाँ पे कर लूँगा, कोई बात नहीं, जो आपकी मर्ज़ी है। निर्णय आपका है, फैसले आपके हैं, चुनाव आपका है और उसी से सब कुछ होगा। तो आपको देखना है कि वो क्या करना है, ठीक है? नंबर 2 चीज़ जो है वो ये है कि उसके बाद जब वहाँ से आ जाओ आप फाउंडेशन में, ऐसा नहीं कि आप पहले सोचो कि सारे फाउंडेशन एक साथ देख के आने हैं, नहीं। जो टॉपिक चल रहा है, जैसे मान लीजिए अपन अवकल समीकरण को शुरू कर रहे हैं, तो अवकल समीकरण को वहाँ देख के आ जाइए। फिर जो इससे पहले वाला जो फर्स्ट टाइम कोर्स करवाया उसमें देख लो, फिर यहाँ आ जाओ। हाँ, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये सोच के आओ कि पहले फाउंडेशन निपटा के पूरा, फिर मैं यहाँ आऊँगा, ऐसे नहीं। इतनी ज़रूरत नहीं है पूरा निपटा के आने की। जो टॉपिक चल रहा है, उसके पैरेलल पैरेलल पढ़ के आ जाओ।
जैसे प्रथम कोटि प्रथम घात चल रहा है तो प्रथम कोटि प्रथम घात को फाउंडेशन से पढ़ लो, प्रथम कोटि प्रथम घात को फर्स्ट टाइम में जो पढ़ाया था वैसे पढ़ लो, और फिर यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ अब पढ़ लो। तो इससे आपका एक चीज 3 बार फाउंडेशन से भी कवर हो जाएगी और कंपटीशन लेवल से भी 2 बार कवर हो जाएगी। फिर एकदम बढ़िया, सब कुछ शानदार, चंगा ही चंगा, शानदार। हाँ, जाके देख लो, वो क्लासेस पढ़ी है वहाँ पे, जाके आप देख सकते हो। ठीक है ना, फाउंडेशन कंपटीशन वाले क्लासेस में जाइएगा, वहाँ पे अवकल समीकरण के नाम से अवकल समीकरण खोलिए, देखिए, मिलिए उनसे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को यहीं विराम करते हैं, जाइएगा उन्हें देखिएगा, और उसमें शायद मेरे ख्याल से थ्योरी लेक्चर भी थे, कुछ थ्योरी लेक्चर भी है, आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे, वो भी देखिएगा, क्योंकि याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे इतना याद है कि पिछली बार हमने काफी कुछ पढ़ा था, बहुत सारा पढ़ा था। समरी लेक्चर भी है, अच्छा, समरी लेक्चर भी है, कमाल है। ठीक है, मतलब मैं पढ़ाऊँ तो बहुत सारा हूँ, है ना, मैं खूब सारा पढ़ाता हूँ। ये देखो, ये वाले, ये भी, ये रहा समरी लेक्चर भी है, ये देखो, ये जो भी मैंने जिन टॉपिक को नाम बोले हैं ना, इन सब की समरी है इनमें। तो इससे छोटा छोटा आइडिया तो आपको हो जाएगा, लेकिन सवाल करने से आइडिया होगा। थोड़ा थोड़ा निकालोगे आप कौन कौन से टाइप के सवाल है, एक आइडिया मिल जाएगा, देख लेना। और इसके बाद फिर ये वाले देख लेना, जितने आपको समरी पढ़नी हो पढ़ लेना। ठीक है, फिर ये आपको पिछली बार वाली क्लासेस, इनको खोलना, इनमें जाना। अच्छा, इनका थोड़ा सा ऑर्डर में दिक्कत है। अच्छा, इनके ऑर्डर सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, इनकी मैं ऑर्डर सेट करवा देता हूँ, ऑर्डर सेट नहीं है शायद इनका, है ना, क्रम तय नहीं है इनका, इनका क्रम सेट करवा दूंगा, तो क्रम से पढ़ने को मिल जाएंगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, आज इसको आपको क्रम सेट करवा दूंगा इनका, तो आपको क्रम मिल जाएगा किस क्रम में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, कल से इसको शुरू कर देंगे। आज आपका 10th का और शुरू हो रहा है, आज आपके 10th के जो क्लासेस है वो और शुरू हो रही है नंबर सिस्टम से। उसमें जैसे 4-5 बड़े बड़े टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम में क्षेत्रमिति है, और ज्यामिति है, और अलजेब्रा है, बीजगणित है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये कई है, तो ये आपके सेकंड ग्रेड में तो है ही है, प्लस आपके रीट में भी है, और रीट में क्या, कई और भर्तियों में भी आपको डीएसएसबी में जो बेसिक होते हैं उस सब में आपको इनका फायदा मिल जाएगा। तो वो क्लासेस आज आपकी शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, साइमल्टेनियस युगपत अवकल समीकरण है। ये- अब ये चीजें बाकी और एक एक चीज को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से सारी चीजें, पर हाँ टिग्नोमेट्री भी है, टिग्नोमेट्री भी है। हाँ, अब 11:30 वाली क्लास को हटा दिया है, 3 क्लासेस बहुत हैं, क्योंकि 10th का चलेगा, फिर इतना निकालने में दिक्कत आ जाती है। ग्रेजुएशन निकालोगे, 10th भी निकालोगे, तो 10th के भी सवाल होंगे, उनको भी आप निकालोगे, फिर ग्रेजुएशन भी निकालोगे, सीनियर भी निकालोगे, और फिर खाली पढ़ाते रहो और आप सवाल ही नहीं निकाल पा रहे हो, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं मान लो 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो आपका 10 घंटा बनता है, फिर आप लोगों का 10 घंटे बनता है, कि अगर मैं 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग 10 घंटे पढ़ो, क्योंकि 1:2 तो होना ही चाहिए ना। अगर 1:1 हो रहा है तो भी बुरा ही है, 1:1 हो रहा है तो भी बुरा ही है, क्योंकि 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ और 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं, तो भी, क्योंकि पढ़ाते टाइम अलग चीज होती है, आपने 1 सवाल करवा दिया, 2 सवाल करा दिए, 5 मैंने करा दिए, तो अब आप कहते 10 आप निकालो, थ्योरी भी पढ़ो, वापस से पढ़ो, 10 सवाल निकालो, टाइम तो बनता ही है उतना। तो फिर वही है कि अगर 5 घंटे, क्योंकि मेरी क्लासेस 5 घंटे हो जाएंगी, और वेराइटी बढ़ गई ना, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होती खाली एक, तो 2 क्लासेस आपकी हो जाएंगी, 3 क्लासेस 10th की। फिर कई बच्चे क्या करते हैं कि बस पढ़ते रहते हैं, खुद से नहीं पढ़ते, और खाली आते हैं, क्लास देखते हैं, चलो ठीक है निकल जाते हैं, क्लास देख ही निकल गए, खुद से वो कुछ नहीं कर रहे। तो फिर आप खुद से कुछ नहीं कर रहे,
आप अगर एक बार चीज को रोक नहीं रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सड़क के किनारे खड़े हैं, गाड़ियां जा रही है, तो वो गाड़ियां जा रही है, अगर आप किसी गाड़ी को रोक के उसके ऊपर सोचेंगे नहीं, तब तक वो दिमाग में नहीं जाएगी। कि दिमाग का काम ऐसा ही है, चीजों को रोकना होता है, विचार करना होता है, मंथन करना होता है, तब जाके वो ग्रहण होती है। वरना गाड़ियां जा रही है आ रही है, गाड़ियां जा रही है आ रही है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर वहां से 1 घंटे बाद आप चले जाओ और मैं पूछूं कि बताओ सामने से काली गाड़ियां कितनी गई थी, कितनी काली गाड़ी गई थी, क्या टोयोटा निकली थी, क्या ये वाली गाड़ी निकली थी, आप कुछ नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी पे विचार किया ही नहीं। तो वही आती जाती रहेंगी तो कोई मतलब ही नहीं है, आपने 1 घंटा खराब ही किया। तो वही चीजों को रोकना होता है, फिर उनको सोचना होता है, जिसे हम मंथन कहते हैं। जब तक वो मंथन नहीं होता तो फिर वो बेकार हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि अब 3 क्लासेस आपकी हो रही है, आप इनका मंथन करिए, है ना, मंथन करिए इनका, कि जो आज अभी पढ़ा है इसको देखिए। पुरानी क्लासेस बहुत सारी है, उनको भी देखना पड़ेगा आप लोगों को। अभी 12th में भी आज नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगा, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना भी तो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, पढ़ना भी होता है। और हमारी तरफ से 3-3 क्लासेस होना वो मुझे भी कई बार ज़्यादा लगता है, लेकिन उपाय नहीं है ना, उपाय नहीं है। तो अभी 10th का और शुरू हो जाएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन आप पे और आ जाएगा। लेकिन क्या करें, अभी जैसे कहा था कि टाइम लाइन है तो टाइम लाइन है। आ जाओ, मिलते हैं आप लोगों से कॉम्प्लेक्स वाले लेक्चर में।